हेलो एवरीवन, माय नेम इज संगीता एंड वेलकम बैक टू अरदास क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा है 1773 से लेकर 1935 तक के जितने भी चार्टर्ड एक्ट आए और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब उसके आगे जो जो प्रपोजल आए, जैसे कि अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 का क्रिप्स मिशन आया और आगे जितने भी प्लान आए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 1935 का आखिरी चार्टर्ड एक्ट, आखिरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद कोई एक्ट नहीं आता, उसके बाद सीधा 1947 में इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट आता है, जिसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1935 के बाद कैसे भारत आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहा है और कैसे अंग्रेज और भारतीयों के बीच में एक मतलब तालमेल चल रहा होता है, गठजोड़ चल रहा होता है। इधर भारतीय डिमांड करते कि हमें स्वतंत्रता चाहिए और उधर ब्रिटिशर्स उन्हें स्वतंत्रता देना नहीं चाह रहे होते हैं, जिस वजह से 1940 में सबसे पहले आता है अगस्त प्रस्ताव। जैसे कि हम जानते हैं 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें एक तरफ तो मित्र राष्ट्र होता है और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र होते हैं जिनके बीच युद्ध चल रहा होता है। तो 1942 में जो उस समय के भारत के वायसराय होते हैं वो होते हैं लिन लिथुगो, जो अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं 8 अगस्त 1940 में। इस प्रस्ताव में ये होता है कि जो लिन लिथुगो होते हैं वो भारतीयों से इस बात की डिमांड करते हैं कि हमें अपनी इंडियन आर्मी दें ताकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको भेज सके और विश्व युद्ध जीत सके। लेकिन जो इंडियन आर्मी होती, मतलब जो इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, ये इस बात को बिल्कुल खारिज कर देते हैं और वो इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं। और अगस्त प्रस्ताव में ये कहा जाता है कि जैसे ही हम विश्व युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद हम भारतीयों को संविधान सभा बनाने की इजाजत दे देंगे और वह अपना संविधान सभा खुद बना सकेंगे। साथ साथ में जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका फिर से पुनर्गठन होगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को भर्ती किया जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा भारतीय उसमें सहभागिता देंगे, जिसको साफ साफ भारतीयों द्वारा मना कर दिया जाता है। क्योंकि वो देखते हैं कि कैसे जब प्रथम विश्व युद्ध होता है वो भारतीयों को भेजते हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिशर का जो रवैया होता है भारतीयों के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं होता। 1919 का जैसे हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिस वजह से भारतीय काफी नाराज रहता है, इसलिए वो बिल्कुल ही मना कर देते हैं अपने आर्मी देने के लिए। तो यह जो अगस्त प्रस्ताव होता है वो फेल हो जाता है। इसके बाद 1942 में आते हैं क्रिप्स मिशन। जैसे कि हम देखते हैं जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री होते हैं ब्रिटिश के, वो होते हैं चर्चिल, वो भेजते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में भी यही प्रोविजन किया जाता है कि भारतीयों की जो डिमांड्स उनको पूरी कर ली जाए। और इधर विश्व युद्ध में जो जापान है वो जीत रहा होता है और जो मित्र राष्ट्र होते हैं वो उनसे हार रहे होते हैं, जिस वजह से उन पर काफी दबाव बन जाता है ब्रिटिश पर। और वहां की जनता भी चाहती है कि कैसे भारतीय अपने सैनिकों को भेजे ताकि वो द्वितीय विश्व युद्ध जीत सके, जिस वजह से क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन भी भारतीय के सामने यही मांग रखते हैं कि हमें अपनी आर्मी दे दीजिए, हम आपको संविधान सभा बनाने की इजाजत दे देंगे और साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद आप अपनी संविधान सभा बना सकते हैं और आपको पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, जिसको महात्मा गांधी बिल्कुल मना कर देते हैं। वो कहते हैं अब हमें आपसे पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए, क्योंकि अब वैसे भी अब आपकी जो मतलब हालत है ब्रिटिशर्स की वो काफी खराब हो चुकी होती है द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से। वो कहते हैं हम अपनी स्वतंत्रता खुद ले लेंगे। और 1942 में जैसे कि हम जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरुआत कर दी जाती है और जो एक क्रिप्स मिशन आता है उसको पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज कर दिया जाता है, जिस वजह से ये जो क्रिप्स मिशन होता है ये भी फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। इसके बाद 1945 में दूसरा प्लान आता है जिसको बेवल प्लान, बेवल योजना कहा जाता है। 1945 में जो हमारे भारत के वॉयसरॉय होते हैं वो वेवल होते हैं, जिनके नाम पर ये बेवल प्लान आता है। इस वेवल प्लान में भी जैसे कि हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस टाइम तक खत्म हो जाता है। वेवल प्लान में ये होता है, जो वेवल होता है उसमें ये कहते हैं कि अब से भारत का वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें सभी जो व्यक्ति होंगे वो भारतीय होंगे, सिर्फ वॉयसरॉय और जो सेना प्रमुख होंगे उनकी पद को छोड़ के। और जो कार्यकारी परिषद में जितने भी सदस्य होंगे उसमें आधे सदस्यता का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कांग्रेस करेगी, यानी कि हिंदू रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और जो आधे व्यक्ति होंगे, आधे सदस्य होंगे, वो मुस्लिम लीग से होंगे, यानी वो मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसका कांग्रेस ने खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जिस वजह से जो ये प्लान आता है वेवल प्लान ये भी फेल हो जाता है। लेकिन जो वेवल होता है वो कहता है ठीक है इस पे आगे हम बात करेंगे शिमला समझौता, जो शिमला सम्मेलन होता है 1945 में जून में, 24 जून को शिमला में, जिसको सर्वदलीय सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ये सम्मेलन होता है तो 24 जून 1945 में शिमला में, इसलिए इसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं अबुल कलाम आजाद। और इसमें भी यही कहा जाता है कि जो
वायसराय की कार्यकारी परिषद होगी, उसमें जो जितने भी सदस्य होंगे मुस्लिम सदस्य, उसको इलेक्शन होकर ना आए, मतलब वो चुनाव होकर ना आए, मतलब उनको ना जो मुस्लिम लीग होंगे वो अपनी मर्जी से उनको भेजेंगे, जिसका कांग्रेस ने मना कर देते कि ये सही बात नहीं है, उसको चुनाव होकर आना चाहिए, ना कि उसको नॉमिनेट करके भेजा जाना चाहिए। जिस वजह से जो ये प्लान आता है, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस होती है शिमला कॉन्फ्रेंस, ये भी विफल हो जाती है। तो 1945 तक हम देखते हैं जितने भी प्लान आते हैं सब कैंसिल फेल हो जाते हैं, कोई भी सक्सेसफुली नहीं होता। और 1945 में हम एक चीज और देखते हैं, उधर ब्रिटेन में जो सत्ता चली आ रही होती है चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की, अब वहाँ इलेक्शन का दौर आ जाता है, अब वहाँ पे एक नई सत्ता आती है जो होती है एटली की, क्लीमेट एटली वहाँ के नए प्रधानमंत्री बनते हैं जो लेबर पार्टी के बनते हैं। और जब वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो उनका एक ही मोटो होता है कि हम भारत को स्वतंत्रता दे देंगे जब मैं पार्टी में आऊंगा। तो जैसे कि 1945 में वो सत्ता में आते हैं, और जो ब्रिटिश की जनता होती है वो भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है कि क्यों ही भारत को अब औपनिवेशिक राज्य बना रखा है, उनको क्यों ही नहीं आजाद कर दिया जाता है। तो जिसका वादा करके क्लीमेट एटली पार्टी में आते हैं, सत्ता में आते हैं, और वो सबसे पहले यही करती है कि भारत को कैसे आजादी दी जाए, जिसकी वजह से वो 1946 में एक मिशन भेजते हैं जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन होती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इनके अध्यक्ष होते हैं। 2 अन्य सदस्य होते हैं, एक होते हैं क्रिप्स और एक होते हैं अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य भारत आते हैं, और जो इनका मिशन होता है कैबिनेट मिशन, ये काफी हद तक मान लिया जाता है, और इसी के तहत आगे अंतरिम सरकार का गठन होता है, इंटरिम गवर्नमेंट का। इनकी जो मुख्य बातें होती है वो इस प्रकार होती है कि भारत को शक्ति को हस्तांतरण करना है। तो सबसे पहले एक अंतरिम सरकार गठन होगा जिसमें सभी राज्य यानी सभी प्रांतीय के जो प्रतिनिधित्व होंगे वो शामिल होंगे, जो चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर कर आएंगे। उस समय टोटल 389 मेंबर्स होते सदस्य, जो चुनाव के माध्यम से इस संविधान सभा में बैठेंगे, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और जो अंतरिम सरकार होगी उसमें जितने भी सदस्य होंगे वो कार्यकारी परिषद के ही सदस्य होंगे, जो वॉइसराय के कार्यकारी परिषद होंगे जिसमें 14 सदस्य थे। और इस अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष होंगे वो वायसराय होंगे, और जो उपाध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, जिसको कांग्रेस मान जाती है। लेकिन जो मुस्लिम लीग होती है वो अभी भी इस कैबिनेट मिशन से खुश नहीं होती, क्योंकि इस कैबिनेट मिशन में कहीं भी पाकिस्तान के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती, ना ही विभाजन की कोई बात की जाती है, जिस वजह से मुस्लिम लीग इस मिशन से बिल्कुल ना खुश होते हैं। जबकि कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इस मिशन को उस वक्त का सबसे बेहतरीन मिशन माना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत एक अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, उनमें सदस्य आ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग उसको ज्वाइन नहीं करते। लेकिन जब मुस्लिम लीग देखती है कि ऐसे हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो उनको मजबूरन इसमें आना पड़ता है, और फिर वो 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में जाती है, उनके 5 सदस्य इनके सदस्य बनते हैं। और उनका एक ही मकसद होता है कि कैसे हम एक अलग राज्य यानी एक अलग देश की डिमांड करें जिसको हमारी बात सुना जाए और हमें अलग पाकिस्तान दिया जाए। तो 1946 में अंतरिम सरकार बन जाती है, जिसकी बैठकें इस प्रकार होती है, जैसे पहली बैठक होती है 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर। पहली बैठक में हम देखते हैं जो इसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं वो सचिदानंद सिन्हा होते हैं, और जो दूसरी बैठक होता है उसके जो फिर स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है जो राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं, और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है एच सी मुखर्जी को। और जो तीसरा बैठक होती है उसमें जो गांधी नेहरू होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो एक उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि हमारे भारत का संविधान किस प्रारूप में बनना चाहिए। उसके लिए वो एक विषय मतलब एक ऑब्जेक्टिव को पेश कर दिया जाता है संविधान सभा में, जिसको 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इधर जो भारतीय सदस्य होते हैं वो अपने संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं वो ऐसा नहीं चाह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग देश चाहिए होता है, तो वो हमेशा समस्या खड़ी करते रहते हैं। और भारत द्वारा जितने भी प्रस्ताव लाए जाते हैं वो हमेशा उनको बहिष्कार करते हैं, जिस वजह से उस समय जो हमारे वायसराय होते हैं माउंट बेटन, वो इस बात से परेशान हो जाते हैं। फिर वो इंग्लैंड में जाते हैं और वहाँ के जो क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री होते हैं उनसे कहते हैं कि मुस्लिम लीग का भी मुद्दा है, उनको भी सुलझाना चाहिए। तो जिस वजह से 1947 को 3 जून को माउंट बेटन प्लान आता है, और उनको कहा जाता है कि इस मसला को सुलझाओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान को कैसे अलग करना है वो आप देखिए। तो 1947 में 3 जून को माउंट बेटन प्लान भारत में आता है। ये माउंट बेटन प्लान वही प्लान है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
इसमें कुछ प्रावधान किए जाते हैं जिसके आधार पर विभाजन को सुनिश्चित किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा उस समय भारत एक तरफ था पूर्वी पाकिस्तान और एक तरफ था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहां पे जब हमारे प्रांत लगते थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कहा जाता है, वहां पे जनमत संग्रह किया गया। उनसे कहा गया जनमत संग्रह के द्वारा कि आपको पाकिस्तान में मिलना है या हिंदुस्तान में मिलना है। उसके अलावा जो सिंध प्रांत था वहाँ के जो विधायक थे वहाँ पे भी वोटिंग करवाई गई कि आपको हिंदुस्तान में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है। इसके अलावा जो पंजाब रीजन था, पंजाब रीजन में विधायक जो थे उनसे भी पूछा गया कि आप अपने प्रांत का बंटवारा चाहते हैं या नहीं चाहते। इधर अगर हम देखें पूर्वी साइड, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उधर जो बंगाल का रीजन था वहाँ पे भी यही प्रावधान किया गया। उनसे भी यही कहा गया कि जो बंगाल राज्य है वहाँ पे भी हिंदू बहुल क्षेत्र था और मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। तो वहाँ के विधायक से पूछा गया आपको अपने प्रांत का बंटवारा करना है या एक रखना है। इसके साथ साथ हम असम का जो क्षेत्र देखते हैं, असम में एक सिलहट जगह वहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहाँ पे भी जनमत संग्रह हुआ जिसे पूर्वी पाकिस्तान में मिला दिया गया। इस तरीके के प्रोविजन कर दिए गए जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही खुश थी। इसके बाद इस प्रोविजन के बाद ही 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाता है, इस बिल को, जिसे कहा जाता है स्वतंत्रता मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया जाता है। ये एकमात्र मतलब अब तक ऐसा कहा जाता है नॉर्मन के द्वारा कि ऐसा विधेयक पहली बार ही है जो इतने कम वक्त में और इतने कम वाद विवादों के बाद पास कर दिया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इसमें भी फिर कुछ प्रोविजंस किए जाते हैं, प्रावधान, जिसको हम देखते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, जिसमें एक तरफ बनेगा पाकिस्तान और एक तरफ बनेगा भारत। और पाकिस्तान में 2 कमेटी बनेगी, एक बनेगी बंगाल सीमा आयोग और एक तरफ बनेगी पंजाब सीमा आयोग। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रेडक्लिफ, और उन्होंने ही रेडक्लिफ ने ही सीमा को निर्धारित किया था, पूर्वी पाकिस्तान का और पश्चिमी पाकिस्तान का। इस तरह से भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद जो वायसराय जो होते हैं माउंटबेटन, वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं 15 अगस्त से, और 21 जून 1948 तक वो भारत के गवर्नर जनरल बने रहते हैं। और उसके बाद 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक जो गवर्नर जनरल रहते हैं वो रहते हैं राजा गोपालाचारी जी। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया जाता है। इधर हमारी संविधान सभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो पहले 389 थे, उनकी संख्या घटकर 299 हो जाती है। बाकी के जो 90 सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। भारत आज़ाद होने के बाद प्रारूप समिति बनती है जिसके अध्यक्ष होते हैं अम्बेडकर जी, और यही सभी सदस्य मिलकर संविधान को तैयार करते हैं। जो संविधान तैयार होता है वो संविधान तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 में, जिसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 तक। इसी तरीके से ये सारी कमेटियों ने अपना अपना योगदान दिया था भारत को आज़ाद होने में। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।